अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की एक ताजा रिपोर्ट ने पूरे देश में एक बार फिर हंगामा खड़ा कर दिया है। हिंडनबर्ग ने शनिवार को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। बुच ने इन आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का हालांकि प्रयास बताया। सेबी चेयरपर्सन ने सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिक्लेयर करने की इच्छा भी व्यक्त की। अपने पति धवल बुच के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हमारा जीवन और फाइनेंस एक खुली किताब है। आपको बता दें कि पिछले साल अडानी ग्रुप पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाकर हिंडनबर्ग रिसर्च चर्चा में आई थी। विसिल ब्लोअर दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग ने दावा किया कि बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का अडानी ग्रुप ने भी खंडन किया है। ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। अडानी ग्रुप पर लगाए आरोप पहले ही निराधार साबित हो चुके हैं। गहन जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन इससे उलट हिंडनबर्ग कहता है कि हमारी रिपोर्ट को आए 18 महीने हो गए, सेबी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हिंडनबर्ग कहता है कि अडानी ग्रुप पर 18 महीने बाद भी इस बात के पुख्ता सबूत पेश किए गए थे कि अडानी ग्रुप कारपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। स्वतंत्र मीडिया पड़ताल में भी यह बात साबित होने के बावजूद सेबी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हिंडनबर्ग कहता है कि हमारी रिपोर्ट ने ऑफशोर मुख्य रूप से मॉरिशस बेस्ड सेल एंटिटीज के एक जाल को उजागर किया था, जिनका इस्तेमाल संदिग्ध अरबों डॉलर के अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए किया गया था। आईपी फंड प्लस फंड एक छोटा ऑफशोर मॉरिशस फंड है जिसे अडानी डायरेक्टर ने इंडिया इन्फोलाइन के जरिए स्थापित किया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने इस स्ट्रक्चर का यूज इंडियन मार्केट्स में निवेश के लिए किया। रिपोर्ट कहती है कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में विनोद अडानी नियंत्रित कंपनी ने टैक्स हेवन बर्मुडा में ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश किया, जिसने बाद में मॉरिशस में रजिस्टर्ड एक फंड IPE प्लस फंड 1 में निवेश किया था। हिंडनबर्ग का कहना है कि इन आरोपों की पड़ताल का जिम्मा सेबी प्रमुख पर ही था, लेकिन इसके उलट सेबी ने 27 जून 2024 को उसे ही एक नोटिस थमा दिया। इसके जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा था कि सेबी की अडानी को गुप्त सहायता हमारी रिपोर्ट के पब्लिश होने के लगभग तुरंत बाद शुरू हो गई थी। हिंडनबर्ग का दावा है कि विसिल ब्लोअर दस्तावेजों से पता चलता है कि सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति की अडानी के मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों ऑफशोर फंडों बर्मुडा और मॉरिशस में हिस्सेदारी थी, जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी ने किया था। ऐसा लगता है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 के साथ अपना अकाउंट खोला था। निवेश का सोर्स सैलरी है और कपल की नेटवर्थ 10 मिलियन आंकी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि माधवी बुच को अप्रैल 2017 में सेबी का एक होल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति से कुछ हफ्ते पहले माधवी के पति धवल बुच ने मॉरिशस फंड एडमिनिस्ट्रेटर ट्राइडेंट ट्रस्ट ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश के संबंध में ईमेल लिखा था। ईमेल में धवल बुच ने खातों को संचालित करने के लिए अधिकृत एकमात्र व्यक्ति होने का अनुरोध भी किया था। हिंडनबर्ग ने कहा कि ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील नियुक्ति से पहले संपत्ति को अपनी पत्नी के नाम से हटा दिया गया है। 26 फरवरी 2018 को माधवी बुच के निजी मेल्स को संबोधित एक के बाद अकाउंट स्टेटमेंट में स्ट्रक्चर की पूरी डिटेल सामने आई है।
GDOF सेल 90 IPE प्लस फंड 1, उस समय बुच की हिस्सेदारी की वैल्यू $8.7 लाख थी। अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक माधवी का एगोरा पार्टनर्स नाम की सिंगापुर ऑफशोर कंसल्टिंग फर्म अगोरा पार्टनर्स में 100% इंटरेस्ट था। 16 मार्च 2022 को सेबी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति के बाद उन्होंने चुपचाप शेयर अपने पति को ट्रांसफर कर दिए। अप्रैल 2019 में भारत में लॉन्च हुए सबसे पहले REIT एम्बेसी को ब्लैक स्टोन ने स्पॉन्सर किया था। ब्लैक स्टोन को धवल बुच ने इस सेक्टर में बिना किसी एक्सपीरियंस के 3 महीने बाद सीनियर एडवाइजर के तौर पर ज्वाइन किया। तब माधवी बुच सेबी की मेंबर थी। रिपोर्ट कहती है कि इसके बाद ब्लैक स्टोन के स्पॉन्सर किए 2 और REIT माइंड स्पेस और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट को भी सेबी ने मंजूरी दी। कई कॉन्फ्रेंस में माधवी ने जोर देकर कहा है कि REIT मेरा फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूचर है। अगर ये बात सही है तो ये हितों के टकराव का मामला है। रिपोर्ट कहती है कि ब्लैक स्टोन के सलाहकार के रूप में धवल बुच के कार्यकाल के दौरान सेबी ने REIT के रेगुलेशन में भी बड़े बदलाव किए। ब्लैक स्टोन दुनिया की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या माधवी बुच ने उस कंपनी को मदद पहुंचाई जिसमें उनके पति सलाहकार थे। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर के एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी, हालांकि बाद में इसमें रिकवरी आई। इस रिपोर्ट को लेकर भारतीय बाजार रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने हिंडनबर्ग को 46 पेज का कारण बताओ नोटिस भी भेजा था। 1 जुलाई 2024 को पब्लिश किए अपने एक ब्लॉग पोस्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि नोटिस में बताया गया है कि उसने नियमों का उल्लंघन किया। कंपनी ने कहा कि सेबी ने आरोप लगाया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में पाठकों को गुमराह करने के लिए कुछ गलत बयान शामिल हैं। इसका जवाब देते हुए हिंडनबर्ग ने सेबी पर ही कई तरह के सवाल लगाए थे। हिंडनबर्ग ने कहा कि हमारे विचार में सेबी ने अपनी जिम्मेदारी की उपेक्षा की है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो धोखाधड़ी करने वाले से निवेशकों की रक्षा करने की बजाय धोखाधड़ी करने वालों की रक्षा करने के लिए अधिक प्रयास कर रहा है। हिंडनबर्ग ने यह भी कहा कि भारतीय बाजार के सूत्रों के साथ चर्चा से हमारी समझ यह है कि सेबी की अडानी को गुप्त सहायता हमारी जनवरी 2023 की रिपोर्ट के पब्लिश होने के लगभग तुरंत बाद शुरू हो गई थी। हिंडनबर्ग यह भी कहता है कि हमारे रिपोर्ट के बाद हमें बताया गया कि सेबी ने पर्दे के पीछे ब्रोकर्स पर अडानी के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन क्लोज करने का दबाव डाला। इससे खरीदारी का दबाव बना और महत्वपूर्ण समय में अडानी ग्रुप के शेयरों को मदद मिली। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने ब्लॉग में यह भी कहा कि जब जनता और सुप्रीम कोर्ट पर इस मामले की जांच करने के लिए दबाव डाला गया तो सेबी लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया। शुरुआती में हमारी रिपोर्ट के कई प्रमुख निष्कर्षों से सहमत प्रतीत हुआ, ऐसा हिंडनबर्ग ने अपने ब्लॉग में लिखा। एक उदाहरण देते हुए रिसर्च फर्म ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट केस के रिकॉर्ड अनुसार सेबी खुद को संतुष्ट करने में असमर्थ है कि FPIS को फंड देने वाले अडानी से जुड़े नहीं हैं। बाद में सेबी ने आगे जांच करने में असमर्थ होने का दावा किया। सेबी ने कारण बताओ नोटिस में 4 प्रमुख बातें कही थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पब्लिकेशन से ठीक पहले और बाद में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में कुछ संस्थाओं की ट्रेडिंग एक्टिविटी के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने से पहले अडानी एंटरप्राइजेस के डेरिवेटिव में शॉर्ट सेलिंग एक्टिविटी में कंस्ट्रक्शन देखा गया। रिपोर्ट जारी होने के बाद 24 जनवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 की अवधि के दौरान अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 59% की गिरावट आई थी। 24 जनवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 की इस अवधि के दौरान शेयरों में किस तरह बदलाव आया उसे भी सेबी ने अपने नोटिस में बोला है कि इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड लिमिटेड ने एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला और रिपोर्ट के पब्लिश होने से कुछ दिन पहले ही अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया और फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद अपनी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया। इससे 183 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने स्कैंडल जैसी कैची
हेडलाइन के उपयोग के माध्यम से जानबूझकर तथ्यों को सनसनीखेज और डिस्टॉर्ट किया है। सेबी ने अपनी नोटिस में कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने बिना किसी साक्ष्य की अपनी रिपोर्ट में गलत बयानी की है। आपको बता दें कि 24 जनवरी 2023 को अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर का प्राइस 3442 रुपए था। 25 जनवरी को ये 1.54% गिरकर 3388 रुपए पर बंद हुआ। 27 जनवरी को शेयर के भाव 18% गिरकर 2761 रुपए पर आ गए। 22 फरवरी तक ये 59% गिरकर 1404 रुपए तक पहुंच गए थे। हालांकि बाद में शेयर में रिकवरी देखने को मिली थी। आपको बता दें कि शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है उन शेयरों को बेचने से जो ट्रेड के समय ट्रेडर के पास होते ही नहीं है। इन शेयरों को बाद में खरीदकर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया जाता है। शॉर्ट सेलिंग से पहले शेयर को उधार लेने या उधार लेने की व्यवस्था जरूरी होती है। अगर आसान भाषा में कहें तो जिस तरह आप पहले शेयर खरीदते हैं और फिर उसे बेचते हैं, उसी तरह शॉर्ट सेलिंग में पहले शेयर बेचे जाते हैं और फिर उन्हें खरीदा जाता है। इस तरह बीच का जो भी अंतर आता है वही आपका प्रॉफिट और लॉस होता है।